Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, the topic which we have to discuss today, they are first of all velocity components of a vehicle's wheel, braking and skidding, advantages and disadvantages of friction, methods to reduce friction, and in the last we will see circular motion. You students are supposed to listen and focus on each and every topic so that each and every concept should be clear in your mind so that you can appear in your exams properly without any kind of problem. Now we have to see velocity components of a vehicle's wheel. The wheels of a moving vehicles have two velocity components, यानी velocity इनकी जो है parts हैं वो two type के components हैं इसके. वो कौन से हैं कि मोशन ऑफ व्हील अलॉन्ग द रोड, के जो व्हील है उसकी सड़क के अलॉन्ग जो मूवमेंट है, मोशन है, एक पार्ट एक कंपोनेंट वो है. और दूसरा है कि रोटेशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, के व्हील अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है. ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी व्हीकल की, जो व्हील्स होते हैं उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. The next topic is braking. The force of friction, gripping force between the tires and the road must be enough that prevents them from slipping. ठीक है, वो कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या ग्रिपिंग फोर्स है ना, जब टायर्स होते हैं सड़क पे मूव कर रहे होते हैं, तो कहता है वो जो ग्रिपिंग फोर्स है ना टायर और सड़क के दरमियान, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको स्लिपिंग से रोकना चाहिए गाड़ी को. ठीक है, वो कहता है टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड. कहता है मूव करवाने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए और उसको रोकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर वर्न आउट, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड. कहता है अगर स्लिपरी होगी, यानी कभी बारिश हुई हो, कीचड़ होता है तो सड़क पे स्लिपरी जो है वो ज़्यादा होती है, गाड़ियों के लिए स्मूथली चलना मुश्किल होता है. या अगर टायर फटे में हो, पुराने टायर्स हों गाड़ियों के, तब भी गाड़ियों की जो ग्रिप है वो सड़क पे कम होती है और स्लिप होने का उनका चांस ज़्यादा होता है. The vehicle will not move if the wheels start slipping at the same point on the slippery road, right? Thus, for the wheels to roll, the force of friction between the tires and the road must be enough that prevent from slipping. कहता है कि अगर स्लिपिंग होगी तो गाड़ी जो है वो व्हील जो है उसके वो मूव नहीं करेंगे, वो क्या कर जाएंगे, वो स्लाइड कर लेंगे. ठीक है, और स्लिप होने का उनमें चांस हो जाएगा. तो कहता है इसलिए वो जो ग्रिपिंग फोर्स है वो रोड और टायर के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो उन्हें स्लिप होने से रोके. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्किडिंग. बेटा पिछले टॉपिक में आपने देखा ब्रेकिंग में कि जब हम स्लिपरी रोड पे गाड़ी मूव कर रही होती है तो उसको स्लिप होने से रोकने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं. ठीक है, तो ब्रेक जब लगाते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि उसमें फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है जो कि उसको मूवमेंट से रोकती है, स्लिप होने से रोकती है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्किडिंग, इसमें क्या देखना है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion, especially at high speeds. Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires. To stop a car quickly, a large force of friction between the tires and the road is needed. बेटा इसमें ये देखना है कि स्किडिंग क्या होती है. इसमें ये होता है कि जब खुदा ना खास्ता कभी बहुत ज़ोर से ब्रेक लगा दी जाती है ना, तो गाड़ी एकदम जो है ना वो उसके व्हील चरचराने लगते हैं, मतलब चिल की आवाज़ आती है. उसमें ये होता है कि वो गाड़ी की जो व्हील्स हैं वो रोल होने की बजाय, रोटेटरी मूव करने की बजाय वो उस पर स्लाइड करना शुरू करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से स्लिप होने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है. तो कहते हैं कि ये एडवाइस करते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक नहीं लगाते कि जिससे रोलिंग की बजाय वो बिल्कुल गाड़ी जो है वो व्हील्स उसके स्लाइड करना शुरू कर दें. ठीक है, तो अगर जल्दी से गाड़ी को रोकना है तो उसके लिए भी ज़्यादा फ्रिक्शन हमें चाहिए होगी और उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें ब्रेक लगानी होगी. लेकिन ज़्यादा ब्रेक इतनी ज़ोर से नहीं लगानी कि गाड़ी जो बिल्कुल ही स्लाइड करना शुरू कर दे, और उस केस में भी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट का डर होता है. But there is a limit to this force of friction that tires can provide. If the brakes are applied too strongly, the wheels of the car will lock up, stop turning, and the car will skid due to its large momentum. It will lose its directional control that may result in an accident. ये सारी बात मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से हम ब्रेक्स लगाएंगे
तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, रोल ऑन नहीं करेंगे, बल्कि वो स्लिप होंगे, स्किड हो जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी के ज़्यादा मोमेंटम की वजह से, चूँकि वो स्पीड पे होगी, उसकी मैस भी ज़्यादा होगी, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शनल कंट्रोल ख़त्म होगा और खुदा ना खास्ता इस तरह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब ब्रेक लगानी हो तो इतनी ज़ोर से ब्रेक नहीं लगानी चाहिए कि गाड़ी की जो व्हील्स हैं बिल्कुल लॉकअप हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन ज़रूरी तो है रोकने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगानी हमने ब्रेक लगाते हुए कि वो गाड़ी बिल्कुल ही लॉक हो जाए और उसके व्हील जो हैं वो स्लाइड करना शुरू कर दें। Now we have to see the advantages or benefits of friction. So first of all, we have to remember that friction is needed to walk on the ground. Friction is required to write on a paper. We can stop the fast moving vehicles when we apply brakes. Athletes use special shoes that have extraordinary ground grip. Such shoes prevent them from slipping while running fast. यानी ये जो एथलीट्स होते हैं ना, ये जो रेसेस वगैरह करते हैं, रेस लगाते हैं, तो या ये जो खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट हो गया, हॉकी, इसमें रनिंग वाला काम होता है ना, तो इनके शूज़ के नीचे स्पेशल डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से कि उन्होंने ग्रिप प्रोवाइड करनी होती है ताकि कहीं भागते हुए तेज़ी से ये स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो इसे देखें कि फ्रिक्शन इस केस में कितने इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम तेज़ भाग रहे हों और स्लिपिंग से बचने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है। Birds cannot fly if there is no air resistance. The reaction of pushed air enables them to fly. अब बेटा ये देखना है कि जैसे हमें ज़मीन पे चलने के लिए, भागने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, पेपर पे लिखने के लिए, पेंसिल को पकड़ने के लिए, पेन को पकड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो बर्ड्स हैं उनको भी उड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो प्रॉपरली उड़ नहीं पाएंगे। Nails remain fixed in the walls due to friction and most of living bodies climb on trees only due to friction. यानी जो कील वगैरह हम दीवारों में लगाते हैं ना, वो भी फ्रिक्शन की वजह से दीवारों में रहते हैं, ठीक है। और जो जैसे मंकी हो गया और दूसरे जो एनिमल्स दरख्तों पे चढ़ते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से चढ़ते हैं। तो बेटा ये सारी जो है ना फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं, इनके फ़ायदे हैं। तो फ्रिक्शन बेशक एक सरफेस पे एक दूसरी सरफेस की मोशन को रोकती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। अब नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स देखेंगे। नाउ वी हैव टू सी द डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अब हम इसके नुकसानात पे गौर करेंगे कि फ्रिक्शन कब हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। So friction is undesirable when moving at high speeds because it opposes the motion and thus limits the speed of moving object. वो कहते हैं कि जब गाड़ी तेज़ स्पीड के साथ जा रही है और अगर उस दौरान फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को मिनिमाइज करती है, ठीक है। So most of energy is lost as heat and sound due to the friction between various moving parts of machines. अब मशीन्स की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ज़ाहिर है वो भी एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, तो उस केस के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में, आपको पता है जब हम अपने हाथों को भी रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे सर्दियों में करते हैं। तो कहते हैं जब मशीन के डिफरेंट पार्ट्स स्लाइड ओवर करते हैं एक दूसरे पे तो वो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, उसका वो ज़ाया हो जाती है। इस वजह से फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ये उसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। In machines, friction also causes wear and tear of their moving parts and shoes and cloths also wear out due to friction. कहते हैं कपड़े और जूते भी फ्रिक्शन की वजह से फट जाते हैं, ठीक है, और जो इसके डिफरेंट मूविंग पार्ट्स हैं उनकी वजह से, जो फ्रिक्शन की वजह से उनके अंदर वेयर एंड टेयर होती है, यानी वो पार्ट्स भी उसके टूट जाते हैं, ठीक है। Now after noticing the drawbacks and advantages of friction, we will see the methods to reduce friction, कि हम friction को कम कैसे कर सकते हैं, इसके नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं। So friction can be reduced by making the sliding surfaces smooth by polish, यानी उनको पॉलिश करके उनको स्मूथ बना सकते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। और फिर बाय मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज स्ट्रीम लाइन शेप, फिश शेप सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हाई स्पीड वाले उनको हम पॉइंटेड बना सकते हैं, मतलब आगे से नोक वाली शेप बना के उनको जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसमें हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहते हैं दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दिस मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड।
By lubricating the sliding surfaces, for example, oil और grease is used for this purpose. यानी जो surfaces एक दूसरे के ऊपर slide करती हैं, move करती हैं, उनके अंदर हम oil या grease लगा देते हैं, ठीक है. Using ball bearings or roller bearings because the rolling friction is much less than the sliding friction. सो बेटा हम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हैवी हमारे जो मशीन्स हैं उसके नीचे हम व्हील्स लगा सकते हैं, या अगर डिफरेंट पार्ट्स हैं तो उनके अंदर हम रोलर बेयरिंग्स या बॉल बेयरिंग्स यूज़ करते हैं. उससे ये होता है कि चूँकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, कॉन्टेक्ट एरिया सरफेसेस का कम होता है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, तो हम कन्वर्ट करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाती है. ठीक है, तो बेटा ये सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जो फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस से बच सकते हैं. Now we have to see circular motion. In unit number 2 we have already discussed circular motion, that the motion of an object in a circular path is known as circular motion. Example is motion of the moon around the earth is circular motion, and we have seen already that if we tied a stone with the string and if we rotate the string in a circular path, you will see that the stone will move in a circular path. So its motion is circular motion. So there are many examples of circular motion when a body move in a circular path. यानी दायरे में जब पूरे का पूरा बॉडी जो है वो मूव करता है तो वो उसकी सर्कुलर मोशन होती है. और इसका रोटेटरी मोशन से ये डिफरेंस होता है कि रोटेटरी मोशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, जबकि ये एक दायरा नुमा रास्ते में पूरा ऑब्जेक्ट मूव करता है. ठीक है, सिर्फ एक्सिस पे नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. Now we have to take a review of the topic which we have discussed. We have seen velocity components of a vehicle's wheel, जो कि दो components थे कि movement of wheel along the road and movement of wheel around its axis, right? Then we have seen braking and skidding कि we should not apply the brake too hard, that there would be slipping of the vehicle, right? And we have seen advantages and disadvantages of friction, and then methods to reduce friction. Sometimes friction is desirable, useful, and sometimes it is dangerous. And we have seen that by using oil or grease, and by making the surfaces smooth by polishing, by making the moving objects streamlined, and by the use of roller bearing or ball bearing, we can reduce friction. And at the end we have seen circular motion, that when a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. So students, these were the topic which we have discussed today. So you are supposed to prepare all these topics very carefully because these are very much important. So your result depends upon your efforts as well, and as you will work more hard, the result would be much better. So stay at home, stay blessed. Okay students, hopefully you have understood all the topics, and you have to work hard for your better result. Thanks and Allah Hafiz.